गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपके लिए द्रव्य की अवस्थाएं स्टेट ऑफ मैटर चैप्टर का पार्ट 2 लेकर के आ जाया हूँ। आज हम लोग सबसे पहले अपनी शुरुआत करेंगे बायल के नियम से। बायल्स लॉ, बायल के नियम से स्टार्ट करेंगे, अपनी शुरुआत करेंगे। तो बायल का नियम कहता है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, स्थिर ताप पर यानी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट मान लें, ताप को स्थिर मान लें, तो किसी गैस के डेफिनेट अमाउंट का जो वॉल्यूम होगा, निश्चित मात्रा का जो आयतन होगा, वो उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अकॉर्डिंग टू बायल्स लॉ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ डेफिनेट मास ऑफ एनी गैस will be inversely proportional to its pressure. Once again I repeat, according to Bayes' law, at constant temperature volume of definite amount of any gas, definite amount यानी गैस की जो मात्रा है वो निश्चित है, उस गैस का जो वॉल्यूम होगा वो गैस के प्रेशर के इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल टू होगा। बायल के नियमानुसार स्थिर ताप पर कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन, वॉल्यूम ऑफ डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनी गैस विल बी इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस। स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन गैस के दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर डिक्रीज होगा, आयतन बढ़ाने पर दाब घटेगा। अगर आप वॉल्यूम को डिक्रीज करते हैं तो प्रेशर इंक्रीज होगा। कहने का मतलब वॉल्यूम बढ़ा तो दाब घटा, वॉल्यूम घटा तो दाब बढ़ा। इनवर्स रिलेशनशिप होती है। आप इसको यू भी लिख सकते हो, V इक्वल टू K अपॉन P। K यहां पर कांस्टेंट है, K यहां पर कांस्टेंट है। अगर आप ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, P को उठा करके इधर ले आए तो ये हो जाएगा PB इक्वल टू K। ये मैंने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया। अब मान लीजिए एट कांस्टेंट टेम्परेचर, हमने मान लिया स्थिर ताप पर दो गैसें हैं, A और B। ये दोनों कांस्टेंट टेम्परेचर पर गैसेस हैं। इसका प्रेशर P1 है, इसका प्रेशर P2 है, इसका वॉल्यूम V1 है, इसका वॉल्यूम V2 है। In this situation, when temperature is constant, then according to Bayes' law, PB is equal to constant. Now here I repeat again, when temperature is constant, suppose that let us consider there are two gases A and B. At constant temperature, pressure of both gases are respectively P1 and P2 and volume are respectively V1 and V2. हमने मान लिया स्थिर ताप पर दो गैसें हैं और एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर दोनों गैसों का दाब P1 और P2 है और आयतन V1 और V2 है। तो अगर हम बात करें पहली गैस के लिए, फॉर ए गैस, बायस लॉ क्या हो जाएगा, P की जगह P1, B की जगह B1, P1 B1 इक्वल टू K। K1 कभी नहीं होगा क्योंकि K कांस्टेंट है। तो ये ए गैस के लिए हो गया। अब दूसरी गैस के लिए P2 B2 इक्वल टू K। अब चूंकि ये दोनों कांस्टेंट है, देखिए P1 B1 इक्वल टू भी कांस्टेंट और P2 B2 इक्वल टू भी कांस्टेंट,
तो इसको हम यूं भी लिख सकते हैं P1B1 इक्वल टू P2B2 इक्वल टू K। अब मान लीजिए 3 गैसें होती तो P1B1 इक्वल टू P2B2 इक्वल टू P3B3 इक्वल टू K। 4 गैसें होती P1B1 इक्वल टू P2B2 इक्वल टू P3B3 इक्वल टू P4B4 इक्वल टू K होता चला जाता। अब मान लीजिए 2 गैसेस के लिए हमने निकाला है। अब अगर इस पर न्यूमेरिकल आएगा तो न्यूमेरिकल में 4 चीजें हैं, एक गैस का दाब, दूसरे गैस का आयतन, दूसरी गैस का दाब, दूसरे गैस का आयतन। अब ये 1 2 3 4 चीजों में न्यूमेरिकल करते समय आपको 3 चीजें दी रहेंगी जिसमें से आपको चौथी चीज फाइंड आउट करनी होगी। अब यहां पर एक बात मैं और आपको बता देता हूं, जो यहां पर हम टेम्परेचर लेंगे, ताप लेंगे, वो केल्विन टेम्परेचर होगा। केल्विन टेम्परेचर होगा, यानी केल्विन टेम्परेचर का मतलब मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, हिंदी में बोलते हैं परम ताप। यहां पे हम परम ताप लेंगे। कभी भी इस चैप्टर के न्यूमेरिकल करते समय आप टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में नहीं रखिए, आप टेम्परेचर को केल्विन में रखिए। मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूं, अगर डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को केल्विन में बदलना है तो 273 उसमें ऐड कर देंगे, और अगर केल्विन टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में बदलना है, जैसे 500 केल्विन टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में, तो 500 में से 273 घटा दीजिए, 273 घटा दीजिए। अब 50 डिग्री सेल्सियस है, उसको केल्विन टेम्परेचर में सपोज दैट आपको कन्वर्ट करना है, तो वहां पे आप 50 में 273 ऐड कर देंगे, तो वो केल्विन टेम्परेचर में चेंज होगा। तो नाउ हियर आई रिपीट अगेन, व्हेन यू सॉल्व प्रॉब्लम इन दिस चैप्टर देन ऑलवेज टेक केल्विन टेम्परेचर, नॉट डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। आप जब कभी इसका न्यूमेरिकल लगाइएगा तो इसमें आप हमेशा ध्यान रखिएगा, पहले डिग्री सेल्सियस ताप को उसमें 273 ऐड करके उसको केल्विन टेम्परेचर में चेंज कर लीजिएगा। इसके बाद जो दूसरी चीज आती है उसकी बात हम करते हैं, चार्ल्स लॉ, चार्ल्स का नियम। चार्ल्स लॉ, चार्ल्स का नियम क्या है? चार्ल्स के नियम में हमने भी इससे पहले आपको बताया, ध्यान दीजिएगा, चार्ल्स के नियम में स्थिर दाब पर, अभी हमने बॉयल के नियम में टेम्परेचर को कांस्टेंट किया था, अब हम एट कांस्टेंट प्रेशर लेके चलेंगे। अब हम यहां पर एट कांस्टेंट प्रेशर लेके चलेंगे। अभी तक आप एट कांस्टेंट टेम्परेचर लेके चले थे, अब एट कांस्टेंट प्रेशर चार्ल्स के नियम में। तो चार्ल्स का नियम क्या कहता है? स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन V गैस के परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। According to Charles' law, at constant temperature, volume of definite mass of any gas will be directly proportional to Kelvin temperature या standard temperature या absolute temperature, परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है या समानुपाती होता है। यहां पर हम इसकी बात करते हैं, समानुपात की बात करते हैं। यानी अगर वॉल्यूम बढ़ेगा, अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो परम ताप केल्विन टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। अब यहां पर इसको आप यूं भी लिख सकते हैं V इक्वल टू KT। अब यहां फिर से हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, T इधर आ जाएगा, तो B अपॉन T इक्वल टू K भी आप इसको लिख सकते हैं। अब मान लेते हैं कांस्टेंट प्रेशर पर, स्थिर दाब पर दो गैस है A और B। जैसे भी आपने पहले माना था, माना स्थिर दाब पर दो गैसें हैं A B, इसका आयतन V1, इसका आयतन V2,
इसका आयतन T1, इसका आयतन T2, इसका आयतन B1, इसका आयतन B2 और इसका टेम्परेचर T1 और इसका टेम्परेचर T2। सॉरी, दो गैसें हमने ले ली, एक गैस का वॉल्यूम B1 है और दूसरी गैस का वॉल्यूम B2 है। एक गैस का केल्विन टेम्परेचर T1 है और दूसरे का T2। अब अगर इसको इस फॉर्मूले में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये B1 अपॉन T1 इक्वल टू के, ये पहली गैस के लिए हो गया। B के लिए B2 अपॉन T2 इक्वल टू के। अब ये दोनों चूंकि कांस्टेंट के बराबर है, B1 अपॉन T1 इक्वल टू भी के और B2 अपॉन T2 इक्वल भी के, तो इसको आप यूं भी लिख सकते हैं B1 अपॉन T1 इक्वल टू B2 अपॉन T2 इक्वल टू के। ये आपका चार्ल्स का लॉ। अब इस पर अगर न्यूमेरिकल आएगा तो विशेष ध्यान दीजिएगा, पहले तो आप डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को केल्विन टेम्परेचर में बदल लीजिएगा। अगर वो केल्विन में दिया है तो बदलने की कोई जरूरत नहीं तो बदल लीजिएगा, 273 उसमें ऐड कर दीजिएगा। दूसरी चीज इस न्यूमेरिकल में ध्यान दीजिएगा, चार चीजें दी गई हैं, B1, B2, T1, T2। तो इन चार चीजों में आपको ध्यान दीजिएगा, सवाल करते समय कोई तीन चीज दी रहेगी और एक चीज आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दाब ताप नियम। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दाब ताप नियम। इसको हम एमेटॉन का नियम भी कहते हैं। इस कॉन्सेप्ट का जो प्रतिपादन था, ये जो कॉन्सेप्ट था, ये एमेटॉन ने दिया था, तो एमेटॉन का लॉ भी उसको बोलते हैं, दाब ताप नियम। अब यहां पर क्या है, ये कहता है स्थिर आयतन पर। अब की बार हमने यहां पर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अब की बार हमने वॉल्यूम यानी आयतन को कांस्टेंट कर दिया, नियत कर दिया, स्थिर कर दिया। नियत का मतलब आप लोग जानते हैं, स्टेबल। कांस्टेंट कर दिया, स्थिर कर दिया। ऐसी कंडीशन पे जो गैस का प्रेशर है P, वो गैस के केल्विन टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा। दाब ताप नियम के अनुसार या एमेटॉन नियम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू प्रेशर टेम्परेचर लॉ, अकॉर्डिंग टू एमेटॉन लॉ, at constant volume pressure of any gas will be directly proportional to Kelvin temperature of gas। स्थिर आयतन पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके परम ताप के, किसी गैस की निश्चित मात्रा का दाब, यहां पर आयतन नहीं लेंगे हम, ध्यान दीजिएगा, तो उसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा थोड़ा सा। दाब ताप के नियमानुसार एट कांस्टेंट वॉल्यूम, स्थिर आयतन पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का दाब केल्विन टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। एट कांस्टेंट वॉल्यूम डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनी गैस, अगर उसका प्रेशर लेते हैं, प्रेशर ऑफ डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनी गैस will be directly proportional to absolute temperature। अब इसको आप यूं भी लिख सकते हैं, P इक्वल टू KT या P अपॉन T इक्वल टू K। ठीक है। अब यहां पे अगर मान लीजिए फिर वही कंडीशन आई, दो गैसें हो गई A और B। अब की बार हमने यहां पे कांस्टेंट वॉल्यूम कर दिया, यानी स्थिर आयतन पर, तो इसका प्रेशर P1, इसका प्रेशर P2, इसका टेम्परेचर T1, इसका टेम्परेचर T2, तो क्या बन जाएगा, P1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 अपॉन T2 इक्वल टू के, जैसे पहले भी आप करते चले आ रहे हैं भाई। पहली गैस के लिए क्या बनेगा, P1, यहां देखिएगा गौर से, P1 अपॉन T1 इक्वल टू के। दूसरी गैस के लिए P2 अपॉन T2 इक्वल टू के।
दोनों के बराबर है तो ये दोनों के हो गया। ठीक, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एवोगैड्रो का नियम। एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रो का नियम, एवोगैड्रो का नियम हम लोग अब देखेंगे। एवोगैड्रो का नियम क्या है, ध्यान गौर से देखिएगा। अब यहां पर हम बात करेंगे एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, समान ताप और दाब पर। एवोगैड्रो के नियमानुसार एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, समान ताप और दाब पर किसी गैस का जो वॉल्यूम होगा वो नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा। समान ताप समान दाब पर अगर मान लीजिए दो अलग अलग गैसें हैं एट सेम टेम्परेचर एंड सेम प्रेशर पर, टू डिफरेंट गैसेस हैं, मान लीजिए उन गैसेस का जो वॉल्यूम है वो भी समान है, ऐसी कंडीशन पर जो गैस का वॉल्यूम यानी आयतन नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है, समानुपाती होता है। आप इसको V इक्वल टू KN भी लिख सकते हैं या V अपॉन N इक्वल टू K। यहां पर N है नंबर ऑफ मोल्स। अब मान लीजिए दो गैसें हैं, एक X है और दूसरी Y है, सेम टेम्परेचर है दोनों का, सेम प्रेशर है और दोनों का वॉल्यूम भी सेम है। ऐसी कंडीशन पर इन दोनों का जो वॉल्यूम होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ऐसी कंडीशन मान लीजिए इसका वॉल्यूम V1 है, इसका V2 है, इसमें नंबर ऑफ मोल्स N1 है, इसका नंबर ऑफ N2 है, तो अब ऐसे रख देंगे V1 अपॉन N1 इक्वल टू K और V2 अपॉन N2 इक्वल टू K। तो ये दोनों K के बराबर है, तो इन दोनों को आप बराबर लिख सकते हैं V1 अपॉन N1 इक्वल टू V2 अपॉन N2 इक्वल टू K। ये फार्मूला बन गया। इसमें भी चार चीजें दी गई हैं, V1 आयतन, V2 आयतन, N1 नंबर ऑफ मोल्स, तो चार में से तीन चीजें दी रहेंगी, आपको न्यूमेरिकल करना होगा। अच्छा, अब एक यहाँ पर एक बात बता दूं नंबर ऑफ मोल्स की, तो आपको मैं पहले बता चुका हूं, N मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स यानी मोलों की संख्या, और मोलों की संख्या बराबर होता है भार बटे अणुभार, वेट यानी मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो आप इसको मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ले लेंगे। सपोज दैट कोई सॉल्यूट है या सॉल्वेंट है या सॉल्यूशन है, किसी में भी आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, तो उसका वेट क्या है और नीचे उसका मॉलिक्यूलर वेट। अगर इन दोनों को आप डिवाइड करके निकाल लेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स N आपका निकल आएगा। तो बच्चों, ये आपका स्टेट ऑफ मैटर चैप्टर का मैंने सेकंड YouTube वीडियो मैंने आपको भेज रहा हूँ। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने सजेशंस जरूर भेजिएगा। अगली क्लास में हम लोग इसमें डिस्कशन करेंगे गैस लॉ पर और डाल्टन्स लॉ पर और ग्राहम डिफ्यूजन लॉ पर। थैंक यू वेरी मच।